हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं विजन आईएएस पेटी 365 की एक नई मैगजीन के साथ हम आज की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है सोशल इश्यूज। ठीक है, तो सोशल इश्यूज के अंदर हम मई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पे डील करेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड जो हमारे आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं सभी को एक जगह कंसोलिडेटेड वे में रख दिया गया है। बहुत अच्छी मैगजीन है। तो इसको हम एक टॉपिक वाइज टॉपिक डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिससे आपके सभी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होते जाएं। साल भर का एक साल का करंट अफेयर्स आपका क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे ना सिर्फ आपका करंट अफेयर्स क्लियर होगा, बल्कि इस मैगजीन को पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टैटिक टॉपिक जो कि सोशल इशू से रिलेटेड होते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको जरूर देखना है, लास्ट तक देखिए, समझिए धीरे धीरे। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप उसे बताइए, हम उसके लिए कोई कोई सॉल्यूशन जरूर लेके आएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे कि फटाफट मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि सेकंड जो है वल्नरेबल सेक्शन के बारे में दिया गया है, थर्ड में एजुकेशन दिया गया है, फोर्थ नंबर पे हमारा हेल्थ दिया गया है, देन फिफ्थ नंबर में न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन हम डिस्कस करेंगे, देन सिक्स नंबर में फाइनली मिसलेनियस को डिस्कस करते हुए हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो देखते हैं इसके ऊपर कितने लेक्चर्स बन पाते हैं हमारे। पहला टॉपिक हमारा है वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वुमेन चिल्ड्रन से रिलेटेड देखिए जो क्वेश्चन आता है सोसाइटी के अंदर और गवर्नेंस के अंदर, इन सब के अंदर जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप ये सोशल इशू को उठा के वहाँ पे चीज़ों को लिख सकते हैं। और वैसे भी सोसाइटी के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो सोशल इशूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस चीज़ की कितनी कहाँ पे क्या स्टेटस है, कहाँ पे क्या है, एजुकेशन रिपोर्ट क्या है, कहाँ कितनी चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हमें ऑब्वियसली ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वुमेन चिल्ड्रन की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो होगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। 2020 का ये रिपोर्ट निकल के आया है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, तो देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं आपको जूम करके सारी चीज़ जिससे आपको क्लियर हो जाए, दिखें। तो हम यहाँ पे जब भी हम डिस्कस करते हैं कोई भी रिपोर्ट के बारे में, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो किसके द्वारा वो रिपोर्ट रिलीज की गई है। ठीक है, मैं वेरियस आर्टिकल्स में भी और वेरियस डिस्कशन में भी ये चीज़ आपसे मैं बोल चुका हूँ, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि किसके द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट रिलीज की गई। तो आपको याद रखना होगा किसके द्वारा रिलीज की गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया गया है, पहला पॉइंट। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 का। देन हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। देखिए क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं, आपको याद रखना है कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1971 के अंदर। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हमारा है WEF शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखिएगा, इसको 1971 में इस्टेब्लिश किया गया है एज अ नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आ रही है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो कब इस्टेब्लिश हुआ है, कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। क्योंकि ये क्या होगा, धीरे धीरे अगर इस तरीके की चीज़ें एक लिस्ट बनाते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे, तो एट द एंड आपको सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक हल्का फुल्का आइडिया होगा, सारी चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट इज़ ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन। यहाँ पे किस चीज़ की यहाँ पे देखती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे जो कि पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन को देखती है, इंगेज, जैसे कि बिजनेस हो गया, पॉलिटिकल अफेयर्स हो गया, लीडर्स, सोसाइटी वगैरह के जो रीजनल इंडस्ट्री वगैरह से आके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड यहाँ पे डाटा को देखा जाता है। ठीक है, अब रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं हम फटाफट। देखिए रिपोर्ट है तो सबसे पहले इंडिया की रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंडिया क्या इसमें पार्टिसिपेट करता है, सबसे पहली बात, यस। तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है, इंडिया की रैंकिंग हमारी कितनी है, 112th रैंक इंडिया की आई है। तो क्या ये बहुत अच्छी रैंकिंग है, नहीं, ये बहुत बेकार रैंकिंग है। आप ऐसा कह सकते हैं इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे बेकार दिख रही है, मतलब खराब रैंकिंग है। तो देख लेते हैं। और ये पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2006 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आपको याद रखना होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया 2020 में। इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है, 112th इंडिया की रैंकिंग आई थी। ठीक है, और ये 2006 से जो है पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, 2006 से रिलीज हुआ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। 153 कंट्रीज में से 112th रैंक आना मतलब
कोई बहुत ही अच्छा पॉइंट नहीं है, आप 100 के भी बाहर हैं, ठीक है। तो ये बहुत, इसमें जो है 4 थीमेटिक डायमेंशंस लिए गए हैं। तो जब भी डायमेंशंस जो होते हैं कम होते हैं, जैसे 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको चारों डायमेंशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, पहला पॉइंट देखा गया था। सेकंड में क्या देखा गया था, एजुकेशन अटेनमेंट। थर्ड में हेल्थ एंड सर्वाइवल। फोर्थ में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो आपको याद रखना है, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। नाम से समझ में आना चाहिए कि जेंडर के अंदर कितना गैप आ रहा है। सपोज मेल और फीमेल कम, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है, अपॉर्चुनिटी उसे कितनी मिल रही है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे एजुकेशन का जो अटेनमेंट है, वो गैप जो है वो क्या ज़्यादा निकल के आ रहा है या कम निकल के आ रहा है, जेंडर गैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेल और फीमेल का एजुकेशन अटेनमेंट हम देखेंगे, फिर हेल्थ एंड सर्वाइवल रेट देखेंगे, फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखेंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि ऊपर के जो 3 हैं वो नीचे हमारी क्या हुई हैं, डिक्रीज हुई हैं। मतलब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हम लोगों ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। एजुकेशन अटेनमेंट जो हमारा नीचे जा रहा है, हेल्थ एंड सर्वाइवल के अंदर नीचे जा रहा है, ठीक है। हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं अच्छे से, फीमेल हमारी बाहर निकल के नहीं आ पा रही हो, इनको इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अच्छे से नहीं मिल रहा है, एजुकेशन अटेनमेंट अच्छे से नहीं मिल रहा है, हेल्थ और सर्वाइवल की कंडीशन की ख़राब है। हाँ, थोड़ी सी एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर हम जो है अच्छा यहाँ पे हमने किया है और हमने बढ़ा। तो ये सारे जो चारों क्राइटेरिया आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्राइटेरिया के अंदर जो है इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, ठीक है। ऐसे कौन से क्राइटेरिया, तो आपको नाम दिया जाएगा, आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए कि आप आज पॉलिटिक्स में, आज सेंट्रल लेवल में पॉलिटिक्स में कितने लोग, कितनी वुमेन जो हैं मतलब मिनिस्टर्स हैं, एमपी एमएलए हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया, जैसे कि हमने बात करी थी, इंडिया की जो रैंकिंग है 112th पोजीशन है इंडिया की, ठीक है। और जो कि 2/3 ओवरऑल जेंडर गैप रिपोर्ट जो स्कोर है 66.8 आया है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। द ऑल इंडिया इज इम्प्रूव इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमारा इंप्रूव हुआ, जो कि अभी हमने बात किया है, और बाकी के 3 इंडिकेटर्स में नीचे हुआ है, ये चीज़ भी हमने बात कर ली है, ठीक है। एक चीज जो आपको याद रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लोग इससे आपको कंफ्यूज हो सकते हैं कि इकोनॉमिक जो जेंडर गैप है लार्जर देन पॉलिटिकल वन। हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक जेंडर गैप है, मतलब जो ऐसा समझ लीजिए कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कम पार्टिसिपेट कर पा रही हैं हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ की फीमेल्स, लेकिन पॉलिटिकल वन में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये पहला ऐसा कंट्री सिर्फ वर्ल्ड के अंदर टोटल, और पहला ऐसा कंट्री जहाँ पे इकोनॉमिक जो गैप है वो नीचे है और पॉलिटिकल वन जो है ऊपर है। तो ये कोई ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। आपको यहाँ पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को भी इम्प्रूव करने की यहाँ पे बात की जा रही है कि हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बात करी। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और याद रख लीजिए कि डिवाइडिंग द हेल्थ सर्वाइवल गैप इज मेनली एबनॉर्मली सेक्स रेशियो एट द बर्थ के टाइम में बहुत ही एबनॉर्मल जो कम सेक्स रेशियो देखा गया है इंडिया के अंदर। जैसे कि 100 बॉयज़ जब पैदा होते हैं उसके टाइम पे 91 गर्ल्स पैदा होती हैं, ठीक है, बर्थ लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, फोर्स्ड मैरिज, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेस टू वेल्थ, बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए जो पॉजिटिव टर्म्स में हम जिसको देखते हैं, द ट्रेंड इज मोर पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ जेंडर गैप इन एजुकेशन। अब जेंडर गैप हम एजुकेशन के तौर पे अगर हम चलतेंगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। ट्रेंड इज मोर पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे देखने को मिलेगा कैसे, फॉर द प्राइमरी टू टर्सरी एजुकेशन। याद रखिएगा, अभी मैं आपको आगे डिफाइन भी करूंगा प्राइमरी एजुकेशन कितने से कितने एज तक की होता है, सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है, टर्सरी एजुकेशन क्या होता है। तो प्राइमरी से लेके जो टर्सरी एजुकेशन तक जब हम जाते हैं तो शेयर ऑफ वुमेन अटेंडिंग स्कूल इज सिस्टमेटिकली लार्जर देन शेयर ऑफ मेन। तो वुमेन जो अटेंड करती हैं स्कूल वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, मतलब जो फीमेल हमारा पार्टिसिपेशन है प्राइमरी से टर्सरी तक वो क्या है, बढ़ा है देन कंपेयर टू मेल, ठीक है। लेकिन आगे जाते जाते ओनली 66% ऑफ द वुमेन आर लिटरेट कंपेयर टू 82% वुमेन। तो अगर हम लिटरेसी की बात करते हैं तो 66% सिर्फ वुमेन जो है लिटरेट हैं कंपैरिजन टू 82% ऑफ मैन। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे लिटरेसी रेट याद रखना है, ठीक है।
चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पे सभी इंडिकेटर्स दिया गया है, जिससे कि टॉप 5 कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आइसलैंड 0.877 हो गया, नॉर्वे 0.842 हो गया। ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, इसके नाम आप एक बार रीड कर सकते हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। सेकेंड नंबर पर इंडिया की रैंकिंग 112 है, जो 0.668 स्कोर के साथ। देखिए हमसे जो आगे है बांग्लादेश, चाइना, नेपाल और श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज हमसे आगे, हमारे पड़ोसी कंट्रीज है, लेकिन हमसे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। भूटान और पाकिस्तान ही सिर्फ ऐसे जो हमसे नीचे, बाकी सभी लोग हमसे आगे हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो सब इंडेक्सेस निकल के आए हैं उसके अंदर हमने जो रैंकिंग, अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंपावरमेंट के अंदर हमने इंप्रूव किया, हमारी रैंकिंग 18 है। लेकिन हेल्थ एंड सर्वाइवर के अंदर 150 रैंक, सोचिए कितनी कम रैंक हमारी है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन अटेनमेंट 112 रैंक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन 149 रैंक है। तो सोचिए कितने बेसिक, कितना हम पीछे यहाँ पे जा सकते हैं, चले गए। अगर 153, सिर्फ 3 कंट्री हमसे पीछे हैं हेल्थ एंड सर्वाइवर के अंदर, तो कितनी क्रिटिकल कंडीशन है, ये चीज़ आप यहाँ से लगा सकते हैं अंदाज़ा। ठीक है, 149 तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा है एसडीजी जेंडर इंडेक्स। अब देखिए एसडीजी जेंडर इंडेक्स के अंदर ये भी एक तरीके का इंडेक्स है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इंडिया की यहाँ पर रैंकिंग कितनी है, 95th रैंकिंग आई है 129 कंट्रीज से। ठीक है, 129 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंकिंग 95th आई है। तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत ही बुरी बात है, जो बहुत ही बेकार हमारी रैंकिंग हर एक जगह आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, यहाँ पे एक न्यू इंडेक्स है, एसडीजी जेंडर इंडेक्स लॉन्च हुआ है, जेंडर इक्वालिटी वगैरह को देखता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आगे इसके अंदर जो है स्कोर बेसिस दिया जाता है। सपोज जो इसके अंदर 0 to 100 स्कोर दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या इसके अंदर स्कोर सिस्टम है, 0 to 10 दिया जाता है, 0 to 1 दिया जाता है, या 0 to 100 दिया जाता है। तो इस तरीके से स्कोर के ऊपर भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो 0 to 100 आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे इट हैज़ बिन डेवलप बाय इक्वल मेजर 2030। तो इक्वल मेजर्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया है 2030। तो ये चीज़ याद रखना है, इक्वल मेजर क्या है, एक जॉइंट एफर्ट है किस किसका, रीजनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे इसके अंदर बहुत सारी आ जाती है, अफ्रीकन वुमेन्स डेवलपमेंट आ जाता है एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, एशियन पैसिफिक रिसोर्स रिसर्च सेंटर आ जाता है फॉर वुमेन। ठीक है, बिल मिलिंडा गेट फाउंडेशन। तो ये सारे आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है इक्वल मेजर्स बस। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे इसके अंदर जो इंक्लूड है 51 जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं अक्रॉस 14 एंड 17 ऑफिशियल एसडीजी। जो 17 एसडीजी हैं उसको इंक्लूड किए गए हैं। इसलिए जब एसडीजी हो जाता है तो इसीलिए आप देख रहे होंगे एसडीजी जेंडर इंडेक्स। ठीक है, तो 17 जो हो गए हमारे ऑफिशियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट और 14 अलग से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है, जैसे कि पॉवर्टी हो गई, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। स्कोर तो हमने डिस्कस कर लिया, 0 to 100 हम इसमें देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे अब इंडिया के पर्सपेक्टिव हम इसमें डिस्कस करते हैं जो रैंकिंग है यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ एशिया पैसिफिक की, याद रखिएगा एशिया पैसिफिक की बात कर रहा हूँ, तो एशिया पैसिफिक में भी 23 कंट्री जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें से इंडिया की जो रैंकिंग है 17th आई है। तो वो भी बॉटम में है, रैंकिंग हमारी काफ़ी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार रैंकिंग है। इंडिया का जो इंडेक्स स्कोर आया 56.2 आया है। ठीक है, जो कि एक आता है वेरी पुअर कैटेगरी की कैटेगरी में आता है, मतलब एक कैटेगरी दिया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा पुअर बेकार कैटेगरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें। ठीक है, लोवेस्ट गोल स्कोर है हमारा बहुत ज़्यादा हाँ। ठीक है, और इंडिया था हाईएस्ट गोल स्कोर ऑन द, जो हाईएस्ट गोल स्कोर है हम बात कर सकते हैं कहाँ पे हमारा स्कोर अच्छा है। तो प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन के अंदर हमारी अटेनमेंट, अभी हमने प्रीवियस आर्टिकल में डिस्कस किया कि किस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन के अंदर जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है वो अच्छी है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगह जो है बेकार है। हेल्थ, हंगर, न्यूट्रिशन एंड एनर्जी के सेक्टर में हमने थोड़ा सा स्कोर को अच्छा किया है। अच्छा किया इन द सेंस ये नहीं कि ओवरऑल मतलब अच्छा किया है कंपैरिजन टू जिसमें हमारा लो है। ठीक है, तो लोवेस्ट जो है बहुत सारी चीज़ें, सीट्स हेल्ड इन द वुमेन, नेशनल पार्टनरशिप हो गया, पार्लियामेंट हो गया, पार्टनरशिप इन द बॉटम 10 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इन सारी जगह जो है हम बहुत ही बेसिक लेवल में काम कर रहे हैं, अभी हम अच्छे से ऊपर नहीं आ पाए हैं। ठीक है, तो ये सेकंड आर्टिकल हमने डिस्कस किया। थर्ड आर्टिकल की ओर मूव करते हैं, नेशनल कंसोलिडेशन ऑन द रिव्यू ऑफ बीजिंग +25। देखिए
बीजिंग +25 के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू मार्क द 25 ईयर ऑफ द एडॉप्शन ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन। जो बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ था BPFA के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है किसके हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड यूएन इन्वॉल्व एंड यूएन वुमेन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पे हुआ था, ऑर्गेनाइज किया था इसको। नेशनल कंसोलिडेशन ऑफ रिव्यू बीजिंग 25। तो यहाँ पे बीजिंग का एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, एक मीटिंग हेल्ड हुई थी, ठीक है, जिसके 25 साल अभी पूरे हुए हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी ऐसे किसी चीज़ का 25 साल 50 साल या 75 साल इस तरीके से पूरे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देखिए याद को याद रखना है अबाउट बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो BPFA वॉज अडॉप्टेड, इसको कब अडॉप्ट किया गया था, 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन। तो वुमेन के ऊपर जब 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1995 में, तो तब इसको अडॉप्ट किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, किस कॉन्फ्रेंस के अंदर, 4th कॉन्फ्रेंस के अंदर 1995 के अंदर। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप आंसर में भी इसको रेटिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें जैसे जेंडर इक्वलिटी हो गया, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हो गया, इन सभी मैटर्स को यहाँ पे देखा जाता है और ये इसके ऊपर यहाँ पे देखा गया था, इस सारी चीज़ें निकाल के लेके आई गई थी, ठीक है। और इसके अंदर जो हम अगर कुछ चीज़ें और बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइज द 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन के द्वारा अभी तक टोटल 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। पहली कौन सी है, ठीक है, वुमेन कौन से ऑन वुमेन, जैसे 3 ऑन द फर्स्ट WC इन मैक्सिको सिटी। पहली कहाँ हुई थी, याद रखना है, मैक्सिको सिटी 1975 के अंदर, ठीक है। सेकंड कहाँ हुई थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वुमेन के ऊपर। ये देखिए चारों जो है वुमेन के ऊपर ही है, ठीक है। 4th नंबर तो हमने बीजिंग के अंदर डिस्कस कर ली, ठीक है। जो पहली 1975 में हुई थी, सेकंड 1980 में हुई थी और थर्ड 1985 में हुई थी नैरोबी के अंदर, ठीक है। एक कोपेनहेगन के ऊपर हुई थी, मतलब कोपेनहेगन में हुई थी, और मेक्सिको सिटी और नैरोबी 1980। तो ये आपको डेट याद रखनी है और प्लेसेस याद रखने हैं, ठीक है। BPFA के बारे में हमें स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, और फोर्थ जो था हमारा पता है, बीजिंग 19 कब हुआ था आपको बताना है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। तो ये कब हुआ था 1995 में, तो उसके 25 साल हमारे पूरे हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, CSW के बारे में। ये फंक्शनल ऐसा है जो यूनाइटेड नेशन में सोशल काउंसिल करता है, ठीक है। वुमेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हो जाते हैं, इन सभी इंटरनेशनल लेवल पे डेडिकेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे काम करता है, लेकिन इसकी कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है। ये सारे पॉइंट्स पे आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लीगली बाइंडिंग है आपके ऊपर। तो ये पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना है और आंसर का जवाब देना है, ठीक है। और इसके अंदर जो है पहला बार आप देखा गया था, फर्स्ट टाइम फैसिलिटी द परसिस्टेंस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वॉल्यूशन ऑफ राइट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो गर्ल चाइल्ड के ऊपर यहाँ पे एक मुद्दा उठाया गया था, ठीक है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स हो गया, जेंटल मल्टी म्यूटिलेशन हो गया, ठीक है, पेरेंटल सेक्स सिलेक्शन हो गया। ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पे देखे गए थे, ठीक है, जिनकी चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि लोग गर्भ के अंदर ही पता कर लेते थे ना ये कि लड़का है कि लड़की है, उसके से गर्भ हत्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं कि आप सेक्स सिलेक्शन नहीं कर सकते, इस तरह से सारी चीज़ों के ऊपर रोक लगाया गया था। तो ये सारी चीज़ों का इन्हीं का एक इनिशिएटिव है, तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अबाउट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, देखिए NCW के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। तो NCW के बारे में एक छोटा सा झलक देख लेते हैं। स्टेचुरी बॉडी थी, ठीक बोल रहा हूँ मैं, याद रखिएगा, ठीक है। स्टेचुरी बॉडी कब हुई, स्टैब्लिश हुई थी, स्टैब्लिश अंडर 1992 के अंदर, ठीक है, अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट 1990 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो कमीशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन रहेगा इनके, हु इज कमिटेड टू वुमेन और रिलेटेड, और 5 इसके एक मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड से आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ऑल द मेंबर ऑफ द कमीशन आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी कमीशन के मेंबर होते हैं सब किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, मैंडेट कमीशन, इसके देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4-5 पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी मैंडेट कमीशन यहाँ पे
सेफ गार्ड फॉर द राइट वुमेन ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, याद नहीं करना है बट आपको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। स्टडी प्रॉब्लम फेस बाय द वुमेन करंट डे, जो भी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है उस प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना, ठीक है। इवैल्यूएट करना स्टेटस ऑफ वुमेन, इंडिया के अंदर क्या स्टेटस निकल के आ गया है टाइम टू टाइम, ठीक है, हर 2 साल 3 साल के अंदर, हर साल भर के अंदर। तो ये सारी जो फंडिंग, जो भी फाइटिंग केसेस रिलेटेड टू वुमेन राइट एक्टिविटीज वगैरह हो गए ना, जो रहती है उनके ऊपर काम कर रही हैं, तो उनके ऊपर उनको फंड वगैरह मुहैया करवाना देना, ठीक है। नेक्स्ट यूएन इन्वायरमेंट के ऊपर बात करते हैं। इट इज़ एन यूनाइटेड नेशन की एक एंटिटी है, ठीक है, जो कि 2010 में एस्टेब्लिश हुई थी, याद रखिएगा 2010 में एस्टेब्लिश हुई, उसको 10 साल हुआ है अभी पूरे, ठीक है, जो कि टोटली डेडिकेटेड है जेंडर इक्वलिटी के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को लेकर, ठीक है। जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, रियलिटी उसको विजन रखते हुए यहाँ पे ये काम करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है लॉस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। अब यहाँ पे हम वेरियस लॉस को देखेंगे, कौन कौन से लॉ जो हैं एक्ट बने हुए हैं वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिनके साथ गलत हो रहा है उसके रिलेटेड जो भी लॉज आए हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको देखना है। पहला आ जाता है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। देखिए ये चीज़ मैं इसलिए रीड करता हूँ कि आप भी मेरे साथ रीड करिए कभी जो चीज़, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती है इससे मिलती जुलती रहती है। तो अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे, यहाँ पे मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स एंड मैरिज एक्ट 2019, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। पता चला आपने इसको, इसके कंटेक्स्ट को तो याद रख लिया, लेकिन इसका कंटेक्स्ट का जो आंसर है किसी और कंटेक्स्ट के अंदर पुट करके आ गए, तो ये गलती नहीं करना है। अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट ऐसी गलती काफ़ी करते हैं, तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। हेडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब एक तरीके से आप ऐसा तर्मी, जो हम बात कर रहे थे ना ट्रिपल तलाक की, ऐसा समझ लीजिए सिंपल उसी से रिलेटेड जो ट्रिपल तलाक का हमारा केस निकल के आया था, तो इसी के ऊपर ये चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको राइट्स दिया गया है, इसको जो मेजर प्रोविजन 2019 का जो एक्ट निकल के आया है, यहाँ पे इनवैलिडेट दे किया गया है प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। याद रखिएगा ट्रिपल तलाक 3 तरीके के होते हैं, 2-3 तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो तलाक बिद्दत है उसे नल एंड वॉइड करार दिया गया है, उसे इलीगल करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसी के तहत हमने पार्लियामेंट के अंदर लॉ बनाया, ठीक है, कि जो भी ट्रिपल तलाक होगा, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक होगा, वो इनवैलिड होगा, अब से वो वैलिड नहीं होगा। अगर कोई भी तरीके से ट्रिपल तलाक मतलब तलाक देता है तो उसे फाइन भरा जाएगा और उसे सजा भी दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रिमिनल ऑफेंस यहाँ पे माना गया कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अब वेरियस कंट्री जैसे कि पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ऐसी कंट्रीज़ के अंदर भी ट्रिपल तलाक जो है बैन है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत अच्छा स्टेप्स है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है, लिया गया है, ठीक है। तो और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे डील किया गया है। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यह चीज़ आपको याद रखना है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब फॉर विच द पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एन एक्यूज पर्सन विदाउट वारंट। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कि अरेस्ट करने आपको पुलिस आई, तो आप लोग भी पूछते होंगे, मतलब आप लोग तो नहीं पर्टिकुलर, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि किस तरीके से पुलिस आपको अरेस्ट करने आई, तो उसके तहत आपको क्या होगा कि आप बोलते हैं पुलिस में, आपने देखा होगा मूवी वगैरह कि चलिए वारंट दिखाइए, आपके पास वारंट है, आपको मुझे अरेस्ट करने का अधिकार है या नहीं। तो ये जो कॉग्निजेबल जितने भी ऑफेंस होते हैं, उन ऑफेंसेस में यहाँ पे उनको अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं होती है पुलिस ऑफिसर को, वो डायरेक्टली आके आपको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। स्कोप फॉर रिकन्सिलेशन के रिलेटेड यहाँ पे स्कोप्स दिया गया है, जैसे निकाह हलाला हो गया, ठीक है, टू साइड एग्री अगर इस तरीके से हो गया है तो यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग को, डिस्प्यूट्स को रोका जा सकता है, ठीक है। अलाउंस, अब देखिए निकाह हलाला, ये सारी चीज़ें आपको मैं आगे डिस्कस करूंगा क्या होती हैं, कैसे होती हैं। जैसे अलाउंस हो गया, यहाँ पे अलाउंस की हम बात कर लेते हैं फटाफट। पहले कि मुस्लिम वुमेन जो है, अगेन जिसके खिलाफ जो है ट्रिपल तलाक यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था, उसे यहाँ पे अलाउंस देना होगा उसके हस्बैंड के द्वारा, ठीक है, जो और उसके चिल्ड्रन के लिए। तो ये सारी चीज़ें अलाउंस वगैरह की यहाँ पे जो कि डिटरमाइन करेगा मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो केसेस बाय केसेस जो है मजिस्ट्रेट डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कस्टडी अगर मैं बात करता हूँ, जो माइनर चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो कस्टडी होगी वो वुमेन को दिया जाएगा, ठीक है। तो माइनर चिल्ड्रन की जो कस्टडी होगी वो वुमेन को दिया जाएगा, मुस्लिम वुमेन को जिसके खिलाफ हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ जो है, जो मैनर ऑफ कस्टडी होगा वो कौन डिसाइड करेगा, मजिस्ट्रेट ही डिसाइड करेंगे।
तो ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो ओरिजिनल बिल था 2017 का, उसमें क्या चेंजेस निकल के आए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ऑफेंस को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है, ठीक है। तो अगर ये कब ऑफेंस लागू होगा, अगर वो वुमेन जो है फाइल करती है एप्लीकेशन या इस तरीके से, ठीक है, और या फिर उसका कोई रिलेशन, कोई ब्लड रिलेशन को अगर है, ठीक है, अगेन वो है, अगेन जो है ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो है यहाँ पे फाइल करते हैं पुलिस में कंप्लेंट, तो उस केस में यहाँ पे ये कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या पॉइंट है, ऑफेंस हैज बीन मेड कंपाउंडेबल, जो ऑफेंस है उसे कंपाउंडेबल बनाया गया है। कंपाउंडेबल मतलब दैट इज द पार्टी देन सेटल द मैटर बिटवीन देमसेल्फ। अगर ऐसा कभी निकला है तो सपोज किसी ने गुस्से में काफ़ी ये देखा गया तो गुस्से में दे दिया, ठीक है, तो वो आपस में ही मैटर जो है उसको सुलझा सकते हैं, बोल देंगे यार चलो ठीक है नहीं हुआ इस चीज़ को, अब तो वैसे भी बैन है तो उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीज़ अपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, यहाँ पे देख सकते हैं आप, दैट मजिस्ट्रेट में ग्रांट बिल टू द हस्बैंड आफ्टर हियरिंग द वाइफ, ठीक है। तो वाइफ को सुनने के बाद, सब सारे मैटर को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट यहाँ पे मतलब बेल दे सकते हैं जिसके खिलाफ या किया गया हस्बैंड के खिलाफ, ठीक है। तो ये जो है बेल दिया जा सकता है। तो ये सारे तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना जो चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए वेरियस फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो गया तो आपको ये पता ही होगा, सिंपल सी बात है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि तलाक बिद्दत जो कहते हैं, जैसे 3 बार आपने 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो उसका क्या हो गया, फिर तलाक हो गया, ठीक है, इस तरीके से। या फिर कभी मैसेज में लिख के भेज दिया, व्हाट्सएप मैसेज में भेज दिया या सिंपल मैसेज में भेज दिया या लिख के दे दिया, तो डायरेक्टली तलाक हो जाया करता। तो यहाँ पे सिर्फ मेन को मतलब आदमियों को अधिकार था, मेल को अधिकार था, वुमेन को जो है फीमेल को अधिकार नहीं था इस तरीके ट्रिपल तलाक का। तो ये जो है इस चीज को क्या किया गया है, क्रॉस कर दिया गया कि अब ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा था कि अगर उसे सपोज एक बार तलाक हो गया तो फिर वापस अगर उससे शादी करनी है, ठीक है, तो उसे निकाह हलाला प्रोसेस से गुजरना होगा। अब देखिए निकाह हलाला प्रोसेस मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि उसे किसी और से शादी करनी पड़ेगी वुमेन से, और उसके बाद शादी करने के बाद उसको तलाक देना होगा, फिर वो अपने जो हस्बैंड ओरिजिनल हस्बैंड था उसका पहले वाला, उससे शादी कर सकती है। तो इसे हम ये चीज़ कहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। तो ये निकाह हलाला जो है नीचे यहाँ पे दिया गया, जो हमने आपको समझा दिया, ठीक है। तलाक़ुल सुन्नत जो होगा एक तरीके से हस्बैंड जो है प्रोनाउंस करेगा कि तलाक जो कि ये होता है कि महीने सपोज एक पहले महीने में उसने तलाक बोल दिया, अब उन्हें कुछ टाइम दिया जाएगा कि 60 दिन का टाइम है आपके पास या 30 दिन का टाइम है, आप सोच लीजिए अपने जो फैसले में। ऐसा तो नहीं है आपने गुस्से में कर दिया हो, तो आपको 3 महीने तक का टाइम दिया जाता है। 3 महीने बाद आप फिर से तलाक बोलेंगे, ठीक है। तलाक बोलेंगे यहाँ पे 90 डेज का दिया जाता है, ठीक है। मतलब 3 महीने बाद आप फिर से तलाक बोलेंगे, फिर आपका तलाक होगा, ठीक है। तो आपको सोच समझ के सारी चीज़ें यहाँ पे तलाक सुन्नत ही चीज़, तो ये अभी भी प्रैक्टिस में है, तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, ट्रिपल तलाक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन क्या है। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आती हैं, कौन से आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कह दिया गया है ब्रदर इन लॉ, याद रखिएगा ब्रदर इन लॉ को, ठीक है, हैज़ लाइबिलिटी टू पे द मेंटेनेंस ऑफ द विक्टिम अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो जो भी विक्टिम है उससे ब्रदर इन लॉ जो है यहाँ पे वो पे करेगा पैसा, ठीक है। तो इवन मतलब सपोज अगर हस्बैंड नहीं है या उसका वो हो गया है, ठीक है, डेथ वगैरह हो गई है, और हस्बैंड की डेथ होने के बाद उसका जो देवर वगैरह है या उनके जो बड़े हस्बैंड के बड़े एल्डर ब्रदर थे या फिर कोई भी, तो वो उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने कंप्लेन वगैरह कर दी है तो ये जो है ये लोग मेंटेनेंस उनको देंगे फिर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है किस में निकल के आई हैं, जो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे जॉइंट फैमिली वगैरह ये सारी चीज़ें इनके अंदर देखी जाती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं।
1993 का जो रेटिफाइड हुआ था की प्रोविजन यहाँ पे देख रहे हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस की। तो डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन यहाँ पे निकल के आई है दैट इसने एक्सपेंड कर दिया गया, नॉट जस्ट द फिजिकल, सिर्फ फिजिकल वे में ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कि आपको मारा कूटा जा रहा है, या काफ़ी पहले इंडिया के अंदर देखा जाता था, आज भी कई जगह चीज़ देखी जाती है कि औरतों को जलाया जाता है, मारा जाता है दहेज प्रथा के लिए, ये बहुत अलग अलग कारणों से। ठीक है, ठीक है, अगर संतान जो हो गई मेल पैदा नहीं कर पा रही है, वो मैं मतलब फीमेल पैदा हो रहे हैं, तो उस वजह से भी मारा जाता था। बहुत सारे ऐसे रीजंस अभी देखे जा रहे हैं जो इसकी वजह से निकल के आए हैं। ठीक है, बट ऑल्सो द वर्बल, अगर वर्बल तौर में कोई से चिल्ला चोट कर रहा है या सता रहा है, ठीक है, और ताने दे रहा है, या इमोशनली उसे ब्लैकमेल वगैरह कर रहा है, सेक्सुअल चीज़ों को वो कर रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक वायलेंस कर रहा है, सपोज उससे पैसा नहीं दे रहा है, बिल्कुल रहने को उनके पास कोई जगह नहीं है, या पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खाने की दिक्कत हो रही है, ये किसी भी प्रकार से उसे हरासमेंट किया जा रहा है, तो उसको ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे आ जाती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। तो ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, लॉ यहाँ पे ब्रॉड कर दिया गया है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप को यहाँ पे डिफाइन किया गया। जो रिलेशनशिप है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ये हम किस रिलेशन को डोमेस्टिक रिलेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे वुमेन जो है वो मदर हो सकती है, ठीक है, डॉटर हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सिस्टर्स हो सकती है, ये सारे जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे मदर, ग्रैंड मदर, फैमिली के अदर जो मेंबर्स हो गए, इन सबको भी यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया, जैसे अब्यूजेस पर्टेनिंग टू मार्शियल लेप वगैरह को एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ये सारी पॉइंट्स पे आप याद रख सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस, अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे राइट टू सिक्योरिंग हाउसिंग, सिक्योर हाउसिंग, उसको सिक्योर हाउसिंग प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, कि शादी के बाद वहाँ पे गए हैं, हाउस होल्ड के अंदर रहने का अधिकार है, ऐसा नहीं कि आप उसे बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। एक फाइनेंशियल कंपनसेशन आपको देना होगा अगर आप उनके साथ कुछ इस तरीके से वायलेंस वगैरह करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से तलाक होने के बाद होता है ना कि आपको देना पड़ता है पैसा वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ इनके लिए भी निकल के आई है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट्स है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे पास करेगा, केस टू केस देखेगा कितना पैसा देना चाहिए, कितना क्या है। ठीक है, जो पनिशमेंट है यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट, जेल की सजा हो सकती है, और 20,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स भी याद रखना है। प्रोटेक्शन ऑफिसर यहाँ पे एक प्रोवाइड किया जाएगा, अपॉइंट किए जाएंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एनजीओ टू हेल्प द वुमन मेडिकल एग्जामिनेशन। जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि यार ये जो वुमेन है वो सही बोल रही है, गलत बोल रही है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, लीगल एड, सेफर शेल्टर, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। वहाँ पर ऑफिसर रहेंगे एक, ठीक है, अपॉइंट किया जाएगा, और एनजीओ, ठीक है, यहाँ पे वेरियस जो एनजीओ वुमेन से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे काम करती है। तो ये सारी पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। एक्सक्लूजन और लायबिलिटी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और रह जाते हैं, ये आज हम डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट देख के कंप्लीट कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट जजमेंट ऑन द डोमेस्टिक वायलेंस। अब देखिए इसके बाद आपको डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कोई भी टॉपिक लिखने के लिए आ जाए तो हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, फिर वो चाहे ऐसे के अंदर हो, या फिर GS2 पेपर के अंदर हो, GS1 पेपर के अंदर हो, कहीं पे भी आ जाए तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अदर इम्पोर्ट सारे जो जजमेंट है, एक साथ सारे जजमेंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे 2005 का जो एक्ट आया था, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दिया गया रूलिंग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को, एंड द सेफगार्ड वुमन अगेंस्ट द मार्शल अब्यूज विल अप्लाई इवन आफ्टर डिवोर्स। तो डिवोर्स के बाद भी यहाँ पे मार्शल अब्यूज अगर कोई कर रहा है तो उसको यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो उस जो प्रीवियस जो रूलिंग थी तो उसको अपहेल्ड कर दिया गया है, तो ये सारी चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, देन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्ट्रक डाउन द एडल्ट मेल, याद रखिए एडल्ट मेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पर्टेनिंग प्रोविजन DV जो है डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है उसके तहत यहाँ पे डाउन नीचे रखा है, जिससे कि वुमेन कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट अनदर वुमेन एक्यूजिंग हर डोमेस्टिक वायलेंस। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ डोमेस्टिक वो मेल के प्रति हो सकता है उसकी जो सास है उसके ऊपर काफ़ी अत्याचार कर रही है, या कोई और फीमेल मेंबर है जो अत्याचार कर रहा है, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। ये सारी चीज़ों को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे
आपको देखने को मिलते होंगे, आपका पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, मेंटेनेंस यहाँ पे दिया जाएगा, डजंट डिपेंड ऑन द वाई फंडिंग। ऐसा नहीं कि जो वाई फंडिंग में जो डिपेंड नहीं था उनको यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह देने की यहाँ पे बात की जा रही है कि उनको मेंटेनेंस देना होगा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये बताया गया। ठीक है, कुछ और यहाँ पे लॉस की हम बात कर लेते हैं, जैसे डॉवरी जो है, ठीक है, दहेज प्रथा आपने देखा, प्रोहिबिशन एक्ट, जो लेना और देना, दहेज लेना और देना दोनों ही क्राइम होता है, जिसके तहत आपको 6 महीने तक की सजा और 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये आप याद रखिएगा लॉ। ठीक है, सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी का सेक्शन 498 आपको याद रखना चाहिए। इसके अंदर क्या गया है, इसके अंदर बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे कि हस्बैंड और रिलेटिव हस्बैंड और क्रूल और वुमेन, अगर वुमेन के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं, क्रूरलिटी बिहेव कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता है। तो ये दोनों लॉस को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल को मूव करते हैं, हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। अगर वुमेन की हरासमेंट हो रही है वर्क प्लेस के अंदर, सपोज जहाँ पे वो काम करने जाए, देखिए हमने डोमेस्टिक बात कर लिया, ठीक है, हम वुमेन को प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं हर तरीके से। ठीक है, हर तरीके से, मतलब जहाँ वो घर में है तो घर में उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, वो बाहर जा रही है तो उसको बाहर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जहाँ वो काम करने जा रही है। ठीक है, तो ये एक निकल के आया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे लॉस बने हुए देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट को जो वर्क प्लेस के अंदर जो होगा, क्रिएट एक मैकेनिज्म, जैसे एग्री विद वुमेन हो गए। ठीक है, कवर सभी वुमेन को इसके अंदर कवर कर लिया गया है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करती हैं या ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं या फिर डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो किसी के घर में जाके काम करती है, ये सभी प्रकार के यहाँ पे जो है इसके अंदर कवर हो जाती है, मतलब ऑल वुमेन, मतलब ऑल वुमेन। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे क्विड प्रो को हरासमेंट। ठीक है, हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट, ऐसा सपोज फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इफ द ऑकर इन द कनेक्शन विद द एक्ट ऑफ बिहेवियर सेक्सुअल, मतलब एक तरीके से ऐसा बिहेव किया जा रहा है उनके साथ, या फिर सपोज टू कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, तो उस केसेस में भी ये केस नीचे लग के आएगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आप हम डिस्कस करने वाले हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी सेटअप होगी, मैंडेटरी होगी, हर एक प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसको करनी होगी, जहां पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। याद रखिए, यहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तो वहाँ पे आईसीसी को सेटअप करना होगा, फिर वो चाहे प्राइवेट एंटिटी हो या फिर वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, जो आईसीसी है, आईसीसी के पास यहाँ पे सिविल कोर्ट्स की पावर दी गई है। ठीक है, तो सारे मैटर को देखे, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को, सारी चीज़ों को देखे और यहाँ पे अपना फैसला सुना सकती है। ठीक है, इंटरनल जो कमिटी होगी वो मेंबरशिप फ्रॉम एनजीओ से मेंबरशिप लेगी, एसोसिएटेड रहेगी, और जो कॉज ऑफ वुमेन होगा इनसे सारी चीज़ ले रहेगी। एक लोकल कंप्लेंट कमिटी, देखिए इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के बारे में याद रखना, और एक हो गया लोकल कंप्लेंट कमिटी के बारे में याद रखना। लोकल कंप्लेंट कमिटी मतलब जहाँ पे कम मेंबर्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको किया जाएगा। ठीक है, और हर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, जो कि सभी एक तरीके से कंप्लेंट को रिसीव करेगी, सारी चीजें करेंगे। ठीक है, लोकल कमिटी के अंदर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, ब्लॉक लेवल पे इसको डिजाइन किया जाएगा, यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, सेफगार्ड अगेंस्ट द फॉल्स एंड मैलिशियस चार्ज। कभी कभी ऐसा होता है ना, फॉल्स एंड मैलिशियस जो है चार्जेस लगा देते हैं, मतलब अपना काम निकलवाने के लिए या कुछ इस तरीके से। तो ये सारी ये जो हो गई, इन सभी मैटर्स को भी यहाँ पे डिस्कस करेगी, देखेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है बिल्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ द वुमेन। तो इसको हम नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए यहीं तक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आया है तो बिल्कुल डिसलाइक करिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन सी चीज़ आपको पसंद नहीं आई है, तो हम उसके ऊपर ज़रूर वर्क करेंगे। ठीक है, और लेक्चर को शेयर कर दीजिए, हर एक जगह फैला दीजिए, एजुकेशन को प्रमोट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो प्लेलिस्ट में है वहाँ पर जाके चीज़ों को पढ़िए और देखिए, फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।